शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हाथरस मामले को लेकर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि लड़कियों में योग्य संस्कार नहीं रहने की वजह से लड़कियां बलात्कार जैसे मामलों की शिकार होती है और ऐसी घटनाओं को तलवार और सरकार के दम पर रोकना बिल्कुल असंभव है। इस मामले पर पलटवार करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि भाजपा लड़कियों को संस्कार न सिखाए, बल्कि भाजपा को चाहिए कि वे पहले अपने पार्टी के लोगों को संस्कार सिखाए। पालक मंत्री ठाकुर के मुताबिक हम में संस्कार है, इसलिए अब तक हमने आपके मुंह नहीं फोड़े हैं, जबकि भाजपा के कई लोग इस तरह के मामलों में अटके दिखाई देते हैं। किसी की सीढ़ी आगे आती है और किसी का अन्य कुछ आगे आता है। अतः भाजपा के लोगों ने हम महिलाओं ने कैसे रहना चाहिए इस बात को लेकर हमें कतई सिखाना नहीं चाहिए। भाजपाच्या लोकांनी पहिला आपल्या पक्षातल्या लोकांना संस्कार शिकवावेत। यांचे कित्येक नेते कित्येक केसेसमध्ये सापडतात, कोणाची सीडी बाहेर निघते तर कोणाचं काही। आम्हा महिलांना कसं राहायचं हे अजिबात शिकवू नये। आमच्यावर संस्कार आहेत म्हणून आम्ही सावित्री बनलो, रमाबाई बनलो। या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिराजी होत्या, पहिल्या महिला राष्ट्रपती या माझ्या जिल्ह्यातल्या आहेत। आमच्यात संस्कार आहे म्हणून अजून तुमचे थोबाड आम्ही फोडलेले नाहीत। आमचा संयम ह्याला आमची कमजोरी समजू नका। कुणी महिला कमजोर नसते, वेळ आली की ती दुर्गेचं रूप देखील धारण करू शकते। त्यामुळे खरे संस्कार आणि शिकवण ही जी आहे ही महिलांसोबत पुरुषांना देखील भरपूर देण्याची गरज आहे। महिलांचा मान सन्मान करण्याची शिकवण ही घरापासूनच खरं सुरू होते आणि ती आपण सुरू केली पाहिजे। बाकी राहिलं या भाजपच्या वायफळ आणि वाचाळ वीरांना, यांना त्यांच्या मतदानाच्या दिवशी। इस समय समूचे देश में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों को लेकर जबरदस्त गतिरोध और विरोधाभास बना हुआ है और राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी है कि कृषि कानूनों को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। इसी बीच राज्य के शालेय शिक्षा व कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा है कि यदि मौजूदा विधेयक में केंद्र सरकार उनके द्वारा दिए गए 2 सुझावों को शामिल कर लेती है तो इसके लिए वे भाजपा में प्रवेश करने को भी तैयार हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दी गई इस चुनौती के चलते राज्य के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। बच्चू कडू के मुताबिक अगर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यह स्वीकार करे कि किसानों को 50% लाभ ग्राह्य मानकर कीमत दी जाएगी और इसी दाम पर किसानों से उनकी कृषि उपज खरीदी जाएगी तो वे किसानों के हितों हेतु भाजपा में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हैं। अन्यथा इन दोनों सुझावों के बिना केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों विधेयकों का कोई मतलब नहीं है। राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा कृषि विधेयकों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि कृषि विधेयक पूरी तरह से किसानों के हित में है और वे राज्य मंत्री बच्चू कडू के साथ इसके फायदों के संदर्भ में बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इसके बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू भाजपा में आना चाहते हैं तो भाजपा में राज्य मंत्री बच्चू कडू का हमेशा ही स्वागत रहेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में किसानों की भावनाएं सरकार तक पहुंच गई हैं और केंद्र सरकार जल्द ही प्याज पर लगाई गई निर्यात बंदी को हटाने के बारे में निर्णय लेने पर विचार कर रही है। अपने गृहनगर अकोला जिले में आज बुलाई गई पत्रकार परिषद में केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को अपनी भूमिका और विचारों से अवगत कराया था और इन प्रतिबंधों की वजह से कई लोगों के व्यवहार रुके होंगे। इस बात का सरकार को पूरी तरह से एहसास है। ऐसे में जल्द ही इस बारे में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन काल के दौरान 23 मार्च से अमरावती जिले के सभी बियर बार व परमिट रूम पूरी तरह से बंद थे, जो अब करीब 6 माह बाद सोमवार 5 अक्टूबर से खुले हैं। जारी आर्थिक वर्ष की पहली छमाही में परमिट रूम व बियर बार संचालकों का 1 रुपये का भी व्यवसाय नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके राज्य के आबकारी शुल्क विभाग द्वारा उन्हें पूरे साल भर का परमिट शुल्क भरने हेतु कहा जा रहा है, जबकि जारी आर्थिक वर्ष में उन्हें केवल आगामी 6 माह तक ही व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। इस बात के मद्देनज़र राज्य सरकार को विगत 24 सितंबर को पत्र भेजते हुए परमिट शुल्क में 50% छूट दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः सरकार को शुल्क माफ़ी के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। इस आशय की मांग वाली एक याचिका जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहर द्वारा एडवोकेट जेमिनी कासट के मार्फत हाईकोर्ट में दायर की गई है।
इस याचिका में कहा गया है कि 23 मार्च से 5 जून तक राज्य में बेहद कड़ा लॉकडाउन जारी रहा और 5 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में भी अब तक बियर बार व परमिट रूम को खुलने की अनुमति नहीं दी गई और सभी बियर बार व परमिट रूम पिछले 6 माह से लगातार पूरी तरह से बंद हैं और अब उन्हें जारी आर्थिक वर्ष में केवल 6 माह का समय मिलेगा। चूँकि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उनका व्यवसाय जारी आर्थिक वर्ष की पहले 6 माह में पूरी तरह से बंद था, अतः सरकार को चाहिए कि उनके परमिट शुल्क की रकम को घटाकर आधा किया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि जिला परमिट रूम एसोसिएशन की ओर से विगत 24 सितंबर को शुल्क माफ़ी के संदर्भ में किए गए आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और इस आवेदन पर क्या फैसला लिया गया इसकी जानकारी हलफनामा पेश करते हुए 8 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के सामने पेश की जाए। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला परमिट रूम एसोसिएशन की ओर से किए गए आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। बीते शुक्रवार 2 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे के आसपास मूर्तियापुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली डाउन रेलवे मेन लाइन पर एक महिला व एक युवती ने मालगाड़ी के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली थी। 2 महिलाओं द्वारा एक साथ खुद को रेलगाड़ी के सामने झोंकते हुए आत्महत्या कर लिए जाने की इस घटना के चलते समूचे परिसर में जबरदस्त हड़कंप मच गया था। पश्चात शुरू की गई जांच में पता चला कि इन दोनों महिलाओं के नाम 55 वर्षीय मंगला भास्कर साखरे व 25 वर्षीय शीतल भास्कर साखरे थे और ये दोनों रिश्ते में माँ बेटी थी। ये दोनों महिलाएं दरियापुर तहसील के गायवाड़ी गांव निवासी थी और इन दोनों की शिनाख्त करते हुए गायवाड़ी गांव निवासी भास्कर साखरे ने बताया कि उनकी पत्नी मंगला साखरे मनोरुग्ण थी और उनकी बेटी शीतल इन दिनों निराशा का शिकार थी। संभवतः इसी वजह के चलते इन दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। शहर के दस्तूरनगर परिसर निवासी उज्ज्वल वालेचा ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद 2 अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी स्वेच्छा से पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस समय दस्तूरनगर परिसर के पूर्व पार्षद सुरेंद्र पोपली सहित सुधीर गुंडियाल, बबन कापड़ी, पीडीएमसी ब्लड बैंक के शेख सैफी, सचिन काकड़े, अतुल शब्दे, प्रज्ञा दिव्य, तृप्ति गावंडे, विजय दशस्त्र, राहुल गवई तथा रक्तदान समिति के महेंद्र भुतला व जस्सी नंदा आदि उपस्थित थे। करीब 6 माह बाद शहर के सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट पहले की तरह खुले और लगभग सभी होटलों व रेस्टोरेंट्स में पहले दिन काफ़ी हद तक रौनक भी दिखाई दी। हालांकि सभी होटलों में आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया और उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की गई। ज्ञात रहे कि विगत 23 मार्च से लॉकडाउन के शुरू होते ही शहर के सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट बंद करा दिए गए थे और अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान बार व रेस्टोरेंट को केवल पार्सल देने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब सभी होटलों, रेस्टोरेंट और बार को अपने ग्राहकों के लिए आसन व्यवस्था के साथ सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। विगत 31 दिसंबर 2019 को MIDC रोड स्थित होटल लॉर्ड्स में भीषण आग लग गई थी, जिसमें इस होटल का करीब 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। लंबे समय तक पुलिस यह पता लगाने में नाकाम रही कि आखिर यह आग लगी कैसे। वहीं अप्रैल माह के दौरान होटल के संचालक महेश छावड़ा जब अपनी जली हुई होटल का नूतनीकरण कर रहे थे, तब उन्हें होटल में लगे CCTV कैमरों के रिकॉर्डिंग यूनिट DVR मशीन का एक कचरे के ढेर में पड़े होने की सूचना मिली और होटल के पिछले हिस्से में पड़े इस DVR यूनिट की जब उन्होंने निर्माता कंपनी व दिल्ली स्थित फॉरेंसिक लैब के जरिए जांच पड़ताल करवाई, तब उसमें दिखाई दिया कि होटल में आर्थिक गड़बड़ी करने के आरोप के चलते काम से निकाल दिए गए अभिजीत कावले नामक युवक घटना वाली रात CCTV कैमरों के फुटेज में दिखाई दे रहा है। इसके बाद महेश छावड़ा ने इस बात की इत्तला राजापेट पुलिस थाने को दी और राजापेट पुलिस थाने ने बडनेरा परिसर निवासी अभिजीत कावले को शनिवार की दोपहर अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने बाद अभिजीत कावले ने पुलिस को जानकारी दी कि इस मामले में उसके साथ नारायण तरडेजा नामक एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था और उसने नारायण तरडेजा के कहने पर ही होटल में आग लगाई थी। यह जानकारी मिलने के बाद रविवार की दोपहर राजापेट पुलिस थाने ने नारायण तरडेजा नामक व्यक्ति को पहले पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया और पूछताछ में पूरे मामले की तस्दीक होने के बाद रविवार की देर रात नारायण तरडेजा को अधिकृत तौर पर पुलिस हिरासत में लिया गया। इसके बाद सोमवार की दोपहर अभिजीत कावले व नारायण तरडेजा को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में राजापेट पुलिस थाने द्वारा आगे की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने नवरात्रोत्सव के दौरान दुर्गा देवी, शारदा देवी व लक्ष्मी माता की मूर्ति अधिकतम 4 फुट ऊंचाई वाली होनी चाहिए, इस आशय का निर्णय जारी किया है। साथ ही कहा है कि अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो संबंधित मूर्तिकार को 15,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। इस आदेश को स्थगिति दिलाने हेतु राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती जिले के मूर्तिकारों सहित जिलाधीश शैलेश नेवाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा एक सुल्तानी आदेश जारी किया गया है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज देश में पहली बार LGBT सेल स्थापित किया है और इस सेल के अध्यक्ष पद पर प्रिया पाटिल की नियुक्ति की है। इस आशय की घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल द्वारा की गई है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में पहली बार युवती संगठन का प्रयोग किया गया था और अब LGBT सेल स्थापित करते हुए हाशिए पर पड़े इस वंचित समाज को न्याय देने का प्रयास किया जा रहा है। इस सेल के अध्यक्ष पद पर प्रिया पाटिल की नियुक्ति करने के साथ ही 14 सदस्यीय कार्यकारिणी भी गठित की गई है, जो इस LGBT समुदाय से संबंधित मसलों को हल करने के लिए प्रयास करेंगे। जिले में सोमवार को कोरोना के 119 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,124 हो गई है। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय कि सितंबर माह के दौरान आए दिन 250 से 300 कोरोना संक्रमित मरीज मिलना रोजाना की आम बात हो गया था। वहीं अक्टूबर माह में कोरोना के नए संक्रमितों के मिलने की रफ्तार लगभग आधी हो गई है और पिछले 3-4 दिनों से रोजाना 100 के आसपास नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत सोमवार को RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 119 नए संक्रमित मरीज पाए गए और अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,124 हो गई है। विगत 5-6 माह से कोरोना की संक्रामक बीमारी अमरावती शहर से जिले में लगातार अपने पांव पसार रही है, जिसमें अब तक 14,000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 311 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है। साथ ही संक्रमण की वजह से विगत लंबे समय से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन अब अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी हद तक सुस्त होती नजर आ रही है और इस समय कोविड अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड में से आधे के आसपास बेड खाली पड़े हैं। विगत लंबे समय से कोरोना संक्रमण की दहशत में जी रहे अमरावती जिला वासियों के लिए यह राहत वाली खबर है। अमरावती मनपा क्षेत्र में इस समय तक 10,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसे नियंत्रण में लाने का मनपा प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करते समय मनपा प्रशासन में भी कोरोना का संक्रमण जबरदस्त ढंग से फैल रहा है। अब तक निगमायुक्त प्रशांत रोड़े सहित यहाँ के विभिन्न विभागों के 71 अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2 कर्मचारियों की इस संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई है। इसके अलावा मनपा के 6 पदाधिकारियों को भी कोरोना संक्रमण द्वारा अपनी चपेट में लिए जाने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। मनपा के स्वास्थ्य व स्वच्छता विभाग में सर्वाधिक 35 अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं मुख्य व जोन कार्यालय के कुल 71 कर्मचारी व अधिकारी इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। हालांकि इसमें से 62 अधिकारियों व कर्मचारियों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है और इस समय केवल 7 कर्मचारियों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पिछड़ा वर्गीय समाज से वास्ता रखने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर हुए सामूहिक दुराचार और 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद उस युवती की मौत हो जाने को लेकर इस समय समूचे देश में जबरदस्त रोष व संताप की लहर व्याप्त है और हर स्तर पर इस कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। इसके तहत विगत कुछ दिनों से शहर सहित जिले के कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार सहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार 5 अक्टूबर को भी जिलाधीश कार्यालय पर दर्जनों राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन व निवेदन सौंपने के साथ ही इस घटना के विरोध में यूपी सरकार का निषेध किया है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा देश में लागू किए गए किसान विधेयक बिल का समूचे देश में कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। परतवाड़ा व अचलपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध करते हुए अचलपुर उपविभागीय अधिकारी के सामने धरना आंदोलन कर अचलपुर SDO संदीप अपार को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गोवंश तस्करी के लिए अमरावती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज एक बार फिर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी चौक परिसर स्थित मैदान में बने 3 गोदामों में 125 गोवंश जानवर कैद करके रखे गए थे। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी गोवंशी जानवरों को जीवन दान देते हुए दस्तूर नगर स्थित गौरक्षण में सुरक्षित पहुंचाया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस गोदाम का मालिक कौन है और गोवंश तस्करी के लिए इन जानवरों को यहाँ पर किस आरोपी ने लाकर रखा था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कांग्रेस नगर परिसर में रहने वाले गजानन नामक युवक को 4 लोग घर से किडनैप कर अपनी कार में ले गए और नांदेड़ के जंगल में ले जाने के बाद वहां पेड़ से बांधकर गजानन की बेदम पिटाई भी की, साथ ही उसका मुंडन भी कर डाला। इसके बाद पीड़ित युवक के भाई को सूचित कर नांदेड़ बुलाया गया और उसके सामने अपहृत युवक को कार से फेंककर आरोपी भाग गए। इस घटना की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने इन 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सुंदरलाल चौक स्थित होटल जजीरा में भोजन करने पहुंचे 3 युवकों को पार्सल ले जाने का कहने पर गुस्से में आए तीनों आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ मचाने के साथ ही होटल के संचालक मिजान रहमान मोबिन रहमान व उसके दोस्त सैयद शादाब सैयद याजुद्दीन के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऋषभ विलास वांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 दोस्त फरार हैं। इसी तरह ऋषभ की शिकायत पर होटल मालिक व उसके दोस्त के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं पुलिस के सामने चुनौती साबित हो रही हैं।
ऐसे ही राहटगांव स्थित राजमाता कॉलोनी परिसर निवासी अजित कुमार सूरज नारायण दुबे के बंद घर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने 10 तोला सोने के गहने समेत 2.5 किलो चांदी ऐसे कुल 2,90,000 रुपये का माल चुरा लिया। पुलिस ने इस परिसर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हुए चोरों की तलाश शुरू की है। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के रिंडमोचन गांव से करीब 200 मीटर दूर एक पुलिया का निर्माण चल रहा है, जिसका काम इंदौर की पीडी अग्रवाल नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस पुलिया के निर्माण स्थल से लोहे की प्लेट व लोहे के पाइप ऐसे कुल 5,43,000 रुपये का माल किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू की है। शाम के वक्त वॉकिंग के लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारी भास्कर दिगंबर प्रभुने को रोककर 2 मोटरसाइकिल चालक आरोपियों ने उनकी जेब से करीब 15,000 रुपये कीमत का मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। यह घटना राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास घटित हुई। अंजनगांव पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम चौशाला खेत परिसर से ट्रैक्टर द्वारा रेती की तस्करी करते समय ट्रैक्टर को जब्त किया, लेकिन रेती की तस्करी करने वाले आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने 4,57,000 रुपये का माल बरामद करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।